दोस्तों, एक गरीब परिवार में जन्मी हुई लड़की वो शहजादियों की ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन इधर जब वो लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो आखिरकार उस लड़की के माता पिता जो होते हैं उस लड़की की शादी कर देते हैं। इधर जब उस लड़की की शादी हो जाती है, वो लड़की जिस तरह का ज़िंदगी जीना चाहती थी उस तरह का ज़िंदगी नहीं जी पाती है, उसका शौक़ पूरा नहीं होता है। इसलिए वो लड़की जो है एक ऐसे राह पर निकल पड़ती है जिसके वजह से एक नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है वो आप लोगों को भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस घटना को समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है खोराबा। बात कर रहा हूं मैं 21 दिसंबर के रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास। इसी खोराबाड़ थाने के अंतर्गत कुसुमही जंगल के वन दरोगा राकेश कुमार जब अपना ड्यूटी पूरा करके रात्रि के समय उसी जंगल के रास्ते अपने घर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सड़क के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इधर जब राकेश कुमार उस महिला के डेड बॉडी को उस जंगल में देखते हैं तो वो इसकी सूचना तुरंत खोराबाड़ पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। और जब खोराबाड़ पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना मिलती है तो वो अपने टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर जाती है और जब उस महिला के डेड बॉडी को चेक करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल है। दरअसल उस महिला के शरीर पर किसी भारी भरकम वस्तु से वार किया गया था जिसके वजह से उस महिला की मौत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस उस घटना स्थल का बारीकी से मुआयना करती है लेकिन बावजूद पुलिस को वहां पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे कि उस महिला का पहचान किया जा सके। लेकिन इधर पुलिस जब उस महिला के डेड बॉडी को चेक करती है तो आखिरकार उस महिला के दाहिने हाथ पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ पुलिस को मिलता है। फिर पुलिस जो है उस महिला के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह सुबह पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है जो नंबर उस महिला के हाथ पर लिखा हुआ पुलिस को मिला था। जब पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है तो उस नंबर को एक व्यक्ति उठाता है जिसका नाम अजय गिरी है। दरअसल अजय गिरी जो है बसंतपुर का कुशीनगर गांव का रहने वाला है। इधर जब वो व्यक्ति फ़ोन उठा लेता है तो पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या नंबर ये आपका है। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ सर, ये नंबर हमारा है, लेकिन आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं। फिर वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम खोराबाड़ पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। दरअसल ये आपका नंबर जो है, एक महिला की डेड बॉडी हम लोगों को मिली है, उस महिला के हाथ पर ये नंबर लिखा हुआ था। इधर पुलिस जैसे ही अजय से इस तरह की बात करती है, अजय एकदम से घबरा जाता है और फिर पुलिस वालों से कहता है कि सर, हमारी पत्नी रिंकी जो कि पिछले 1 सप्ताह से गायब है। इस तरह का बात जब पुलिस सुनती है तो अजय से कहती है कि तुम फौरन हमारे पुलिस स्टेशन में आ जाओ और आकर के उस महिला के डेड बॉडी को देख लो, शायद वो तुम्हारे पत्नी की डेड बॉडी न हो। इस पर जो अजय होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, जब हमारी पत्नी घर से निकली थी तो वो अपने साथ हमारे छोटे बेटे सुंदरम को भी साथ में लेकर के गई थी। फिर जब अजय अपने बच्चे का नाम लेता है तो पुलिस जो है एकदम से घबरा जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद इसके बच्चे का भी हत्या कर दिया गया होगा। लेकिन जिस जगह पर उस महिला की डेड बॉडी मिली थी उस जगह पर किसी भी बच्चा का डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं हुआ था। इधर अजय जो होता है वो पुलिस स्टेशन पहुंच पाता उससे पहले पुलिस जो होती है उस घटना स्थल पर फिर से दोबारा से जाती है और वहां पर बारीकी तरह से एरिया के चारों तरफ खोजने लगती है। बावजूद पुलिस को
वहाँ पर किसी भी बच्चे का डेड बॉडी बरामद नहीं होता है। इधर पुलिस जो है इस केस को सुलझाना चाहती थी, लेकिन एक केस सुलझने के बजाय उतने ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। इधर जब अजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो आखिरकार पुलिस वाले जो होते हैं अजय को अपने साथ में लेकर के मोर्चरी में जाते हैं, और मोर्चरी में जाने के बाद उस महिला की डेड बॉडी को अजय को दिखाया जाता है। आखिरकार अजय उस महिला की डेड बॉडी को देख करके पहचान जाता है और चीख चीख करके रोने लगता है और पुलिस वालों से कहता है, सर ये महिला की डेड बॉडी जो है वो हमारे रिंकी की है। इधर जब उस महिला के डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है, फिर से पुलिस जो होती है 302 का धारा अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज कर लेती है, फिर इस केस का छानबीन करना शुरू कर देती है। दरअसल इधर पुलिस जो होती है इस केस में अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अजय से ही उसके पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगती है। आखिरकार तुम्हारी पत्नी जो है वो सबसे पहले कहाँ गई थी और कहाँ के लिए घर से निकली थी। इस पर अजय पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है, सर हमारी एक छोटी बहन किरण है जिसकी शादी गोरखपुर में की गई है। हमारे बहनोई का नाम तेज प्रताप गिरी है। दरअसल हमारी पत्नी 12 दिसंबर के रात्रि के समय हमारे छोटे बेटे सुंदरम को लेकर के हमारे बहनोई के घर के लिए निकली हुई थी। मैं खुद जाकर के अपने पत्नी और बच्चे को गाड़ी पर बैठा करके आए थे। जाते वक्त हमारी पत्नी हमसे बोल करके गई थी कि मैं 2 दिन के बाद वापस घर लौट करके आ जाऊंगी, लेकिन इधर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब हम अपने पत्नी के नंबर पर फ़ोन लगा रहे थे तो उसका नंबर जो है स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद जब हम अपने बहनोई तेज प्रताप के नंबर पर फ़ोन किए तो हमारे बहनोई बताए कि रिंकी भाभी कल आई तो थी, लेकिन वो कल ही अपने घर के लिए वापस चली गई। इधर जब अजय तेज प्रताप का नाम लेता है तो पुलिस वालों को लगता है कि अब कुछ न कुछ मदद हम लोगों का जो है कि तेज प्रताप ही कर सकता है। इसके बाद अब पुलिस जो होती है वो तेज प्रताप के घर जाती है और तेज प्रताप को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है। इधर थाने में लाने के बाद जब पुलिस तेज प्रताप से रिंकी के बारे में पूछताछ करने लगती है तो आखिरकार तेज प्रताप जो होता है पुलिस वालों को कुछ ऐसा जवाब दे देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी कहीं न कहीं यकीन हो जाता है कि तेज प्रताप जो है वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब जो होती है वो तेज प्रताप से सख्ती से पेश आती है। तो आखिरकार तेज प्रताप जो होता है वो अपना सच्चाई कबूल कर लेता है, और जब तेज प्रताप पुलिस वालों को सच्चाई बताता है उसमें तेज प्रताप ही नहीं बल्कि 6 और लोगों के ऊपर पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिर पुलिस जो है उन 6 लोगों को भी गिरफ्तार करके लाती है, जिसमें से 4 पुरुष हैं और 2 महिला। इधर रिंकी जो होती है कुशीनगर के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली होती है। इधर रिंकी के पिता का नाम नगीना गिरी होता है। नगीना गिरी के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी रिंकी ही है। इधर नगीना गिरी जो होते हैं वो बेहद गरीब होते हैं। उनके पास खाने कमाने के अलावा ज़्यादा धन दौलत नहीं होता है। इधर उनकी बड़ी बेटी रिंकी जो होती है वो देखने में काफ़ी सुंदर होती है। समय के अनुसार पैसे न होने के वजह से नगीना गिरी जो होते हैं वो अपने बड़ी बेटी रिंकी का पढ़ाई भी छुड़ा देते हैं। इधर रिंकी जो होती है भले ही गरीब परिवार से होती है, लेकिन वो जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो वो शहजादियों की तरह ज़िंदगी जीना चाहती है। इसलिए उसका गांव के कई लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इधर गांव के लड़के जो होते हैं रिंकी से मज़े तो लेते हैं, लेकिन रिंकी का खर्चे भी उठाते हैं। पर जैसे ही कुछ दिनों के बाद नगीना गिरी को अपनी बेटी के करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बेटी की रिंकी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करने लगता है। आखिरकार नगीना गिरी की तलाश जल्द ही खत्म हो जाती है। उसको एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम अजय होता है। इधर अजय के पिता का नाम पारस गिरी होता है। पारस गिरी के भी कुल 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटा और 3 बेटियां हैं। इधर अजय जो होता है वो पारस गिरी का बड़ा बेटा होता है। जब अजय नगीना गिरी को पसंद आ जाता है तो वो आखिरकार अपनी बेटी रिंकी की शादी अजय के साथ कर देता है।
इधर रिंकी जब शादी करके अपने ससुराल में अजय के घर जाती है तो इधर अजय भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा होता है जिससे कि रिंकी का शौक श्रृंगार पूरा हो सके। लेकिन चाहकर भी रिंकी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है। आखिरकार अपने पति के साथ जैसे तैसे वो रह करके गुजारा करने लगती है। इधर अब रिंकी के शादी हुए लगभग 4 सालों का जैसे ही समय गुजरता है, आखिरकार रिंकी जो है 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन इधर जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, आखिरकार अजय की छोटी बहन किरण की शादी तेज प्रताप के साथ कर दी जाती है। लेकिन इधर शादी के बाद तेज प्रताप जो होता है वो अपने पत्नी किरण को लेकर के गोरखपुर आ जाता है और गोरखपुर के शाहपुर में एक किराए का कमरा लेकर के वहीं पर छोले भटूरे का काम करने लगता है। इधर शादी करने के लिए तेज प्रताप जब पहली बार रिंकी के घर जाता है तो आखिरकार रिंकी को देख करके वो पहली नज़र में पसंद कर लेता है और इधर रिंकी जो होती है वो भी तेज प्रताप को पसंद कर लेती है। लेकिन इधर तेज प्रताप का जब किरण के साथ शादी हो जाता है तो वो रिश्तेदार भी बन जाता है। इसलिए अब रिंकी जो होती है वो तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए तेज प्रताप के घर भी आने जाने लगती है। लेकिन इधर जब भी रिंकी तेज प्रताप के घर मुलाकात करने के लिए जाती है तो आखिरकार उन दोनों का हंसी मजाक का रिश्ता होता ही है। तो रिंकी जो होती है वो तेज प्रताप से हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल देती है जिसे तेज प्रताप भी समझ जाता है कि रिंकी जो है वो अब हमको पसंद करने लग गई है। लेकिन रिंकी जो इच्छा तेज प्रताप से रखती थी, आखिरकार उन दोनों के बीच में वो भी रिश्ता बन जाता है जिसके लिए रिंकी जो है उतावली हो रही थी। इधर इन दोनों के बीच में जब एक बार अवैध संबंध रिश्ता बन जाता है तो अब ये सिलसिला जो है रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इसके बारे में न तो रिंकी के पति अजय को मालूम होता है न तो तेज प्रताप की पत्नी किरण को ही कुछ मालूम चलता है। अब इन दोनों के बीच में जब भी इन दोनों को एक दूसरे से मुलाकात करना होता है, रिंकी जो है अपने घर से तेज प्रताप के घर जाकर के तेज प्रताप से मुलाकात कर लेती थी। इधर इन दोनों को अब जब भी मिलना होता है, मिलने का मन करता है, तो रिंकी जो होती है वो तेज प्रताप के घर जाकर के उससे मुलाकात कर लेती थी। इधर तेज प्रताप जिस इलाके में रहता है गोरखपुर में, वहीं गोरखपुर के रहने वाले 2 लड़कों से तेज प्रताप का दोस्ती हो जाता है और इतना गहरी दोस्ती हो जाती है कि तेज प्रताप जो है उन लड़कों के घर आने जाने लगता है। उनमें से एक लड़के का नाम है संदीप पाल और एक का नाम है बबलू। संदीप पाल की माँ का नाम रेखा पाल होता है। रेखा पाल जो होती है वो अपने घर के ही अंदर सेक्स रैकेट चलाती है जिससे गांव और मोहल्ले के सारे लोग परेशान हैं। दरअसल इधर रेखा पाल जो होती है उसका बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, इसलिए कॉलोनी और गांव के कोई भी लोग रेखा पाल के खिलाफ नहीं बोल पाता है। इधर रेखा पाल जो होती है एक दिन तेज प्रताप के घर पर जाती है तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जिस समय वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं उसी बीच में जो है रिंकी भी आ जाती है तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इधर जब रिंकी को रेखा पाल देखती है और रिंकी से कुछ देर तक बातचीत करती है तो रेखा पाल को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार रिंकी जो है उसके काम की चीज़ है। उसके बाद से रेखा पाल जो होती है वो रिंकी का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर वो रिंकी से बातचीत करने लगती है। इधर जब भी रिंकी तेज प्रताप के घर तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए जाती है तो उसके बाद रिंकी जो होती है वो रेखा पाल के घर भी जाने लगती है। इधर रिंकी जो होती है बार बार रेखा के घर जाने आने लगती है। इसी बीच में जो है संदीप, बबलू और मनोज का भी रिंकी के साथ रिश्ता बन जाता है। इधर मनोज जो होता है वो गोरखपुर का रहने वाला होता है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। इधर रिंकी जो होती है जब भी गोरखपुर में अब तेज प्रताप से मुलाकात करने के लिए आती है, इसी बीच में इन तीनों से भी वो मुलाकात कर लेती है। रिंकी का एक पुराना कस्टमर भी है जिसका नाम हाकिम सिंह है। वो सहारनपुर का रहने वाला है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। इधर हाकिम सिंह जो होता है एक दिन रेखा से बातचीत करते हुए कहता है कि तुम हमारे लिए एक लड़की का इंतजाम कर दो जिसके साथ हम अपना घर बसा सकें, और जब लड़की का तुम इंतजाम कर दोगी तो उसके लिए हम तुम्हें अच्छा खासा पैसे भी देंगे।
इधर जब लड़की की बात करता है हाकिम सिंह रेखा से, तो रेखा का नज़र जो है तुरंत रिंकी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि रिंकी भले ही 2 बच्चों की माँ है, लेकिन देखने में रिंकी एक कुंवारी लड़की ही लगती है। रेखा पाल जो होती है वो हाकिम सिंह से वादा कर लेती है उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए। फिर से इधर रेखा पाल जो होती है वो रिंकी के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम वाकई में शहजादियों वाली ज़िंदगी जीना चाहती हो, तुम अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ करके आओ, हम तुम्हारा एक लड़के के साथ शादी करा देंगे जो कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। फिर रिंकी जो है इस बात को सुनती है तो वो तैयार हो जाती है और कहती है कि फ़ोन करना कब हमें आना है। इधर समय देख करके 12 दिसंबर के सुबह सुबह रेखा पाल जो है रिंकी के पास फ़ोन करती है और रिंकी को अपने घर बुलाती है। इसके बाद से रिंकी जो होती है वो अपने पति से कहती है, दरअसल हम गोरखपुर आपके बहनोई तेज प्रताप के घर जा रहे हैं घूमने के लिए। जब घूमने जाने की बात कहती है रिंकी अपने पति अजय से, अजय खुद अपने पत्नी और अपने छोटे बेटे सुंदरम को गाड़ी पर बैठा करके अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन इधर रिंकी जो होती है वो तेज प्रताप के घर ना जा करके सीधे रेखा पाल के घर जाती है। इसके बाद से रेखा पाल जो होती है रिंकी को संदीप और बबलू के माध्यम से सहारनपुर हाकिम सिंह के घर भेज देती है। रिंकी के छोटे बेटे को रेखा पाल जो है अपने पास ही रख लेती है। इधर रिंकी जब हाकिम सिंह के पास पहुंच जाती है तो रिंकी को लगता है कि वाकई में ये हमारे साथ शादी कर लेगा, लेकिन हाकिम सिंह जो होता है वो रिंकी को 45,000 रुपये में खरीदा था। लेकिन इधर रेखा पाल जो होती है रिंकी के 3 साल के बच्चे को अपने ही इलाके में एक महिला के पास बेच देती है जिसका नाम होता है इसरावती देवी। इधर रिंकी जो होती है वो हाकिम सिंह के पास तो रहने लगती है, लेकिन उसके बाद से रिंकी अपना मोबाइल बंद कर देती है। लेकिन इधर जैसे ही 1 हफ्ते का समय गुजरता है, आखिरकार रिंकी को उसका बेटा याद आ जाता है। फिर रिंकी जो है हाकिम सिंह से कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। इसके बाद हाकिम सिंह को मालूम चलता है कि रिंकी जो है ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। फिर से हाकिम सिंह जो है वो रेखा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम अभी के अभी इस लड़की को वापस ले जाओ और हमारा 45,000 रुपये वापस कर दो। इसके बाद से रेखा पाल जो होती है उसको लगता है कि हमारा बना बनाया हुआ कस्टमर बिगड़ जाएगा। इसके बाद से वो 45,000 रुपये भी देने को लिए तैयार हो जाती है और फिर तुरंत वो संदीप और बबलू को हाकिम सिंह के घर पर भेजती है। इधर संदीप और बबलू जो होते हैं वो हाकिम सिंह का 45,000 रुपये वापस करने के बाद उस लड़की रिंकी को अपने साथ लेते हैं और ट्रेन पकड़ के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो तुरंत रेखा पाल से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बाइक भेजो। फिर से रेखा पाल जो होती है वो मनोज के माध्यम से रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर बाइक भेजती है और फिर मनोज वहां पर बाइक दे करके संदीप को वो वापस अपने घर चला जाता है। इधर संदीप और बबलू रिंकी को जब रेलवे स्टेशन से लेकर के बाइक पर घर के लिए निकलते हैं तो संदीप और बबलू को पहले से रेखा पाल जो थी वो बता करके रखी थी कि आखिरकार रिंकी के साथ करना क्या है। रेखा पाल जो है उन दोनों से रिंकी को इस दुनिया से हटाने की बात कह रखी थी, क्योंकि रिंकी जो है वो जब रेखा पाल के पास आएगी तो वो अपने बच्चे को ज़रूर पूछेगी कि उसका बच्चा कहाँ है। इसके बाद से बना बनाया हुआ पूरा काम बिगड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता था। इसलिए रेखा पाल जो है वो रिंकी को इस दुनिया से हटाने की बात उन दोनों से कह रखी थी। इसके बाद रास्ते में ही बबलू जो होता है वो रिंकी से कहता है कि तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसी रास्ते में मंदिर में तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। हर रास्ते में आते वक्त कुसुमी जंगल में आकर के जब संदीप और बबलू बाइक रोकते हैं तो रिंकी को लगता है कि कुछ हमारे साथ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जब रिंकी पूछती है कि यहाँ पर क्यों बाइक रोक रहे हो तो बबलू कहता है कि कोई बात नहीं, यहीं बगल में मंदिर है, हम लोग वहीं पर चल कर के शादी कर लेते हैं। लेकिन रिंकी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये हमको जान से मार देंगे। फिर रिंकी जो है वहाँ से भागने लगती है।
लेकिन इधर बबलू जो होता है अपने पास से 305 बट्टे का तमांचा निकालता है और फिर रिंकी के सर पर रख करके धड़ाधड़ गोली चला देता है, जिससे रिंकी वहीं पर गिर जाती है। जब रिंकी गिर जाती है तो ये दोनों उसके सीने पर दोनों पैर रख करके जोर से दबाते हैं, जिसके वजह से रिंकी का घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। इसके बाद से वो दोनों लड़के अपने बाइक लेते हैं और वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। इधर जब अपने घर आ जाते हैं, इस चीज़ के बारे में अजय के बहनोई तेज प्रताप को भी मालूम चल जाता है। लेकिन जब अजय अपने बहनोई से रिंकी के बारे में पूछताछ करता है तो तेज प्रताप भी अजय से पूरा झूठ बोल देता है। वाकई में दोस्तों, जब इस तरह की सच्चाई तेज प्रताप पुलिस वालों को बताता है तो सबसे पहले पुलिस वाले इस राउती के पास जा कर के अजय के 3 साल के बच्चे को सही सलामत वापस लाती है। इसके बाद इन सब के खिलाफ एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।